नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मोदी 3.0 बजट में किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन एमएसपी की गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, खाद बीज मूल्य में राहत या रियायत, खेती के उपकरणों में जीएसटी में कोई राहत, बटाईदार और खेतिहर मजदूरों की कोई फिक्र ना किए जाने का आरोप किसानों के संगठन और विपक्ष लगा रहा है। एमएसपी की गारंटी के लिए आज किसान संसद सत्र के दौरान ही, बजट सत्र चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, संसद के बजट सत्र के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, लेकिन उन्हें सुरक्षा कारणों से या जो भी कोई कारण रहा हो, उसकी वजह से किसानों को संसद के अंदर राहुल गांधी के ऑफिस तक जाने से रोक दिया गया। ये जानकारी जब राहुल गांधी को हुई तो वो बाहर निकल कर आए और संसद के गेट पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्लेश भी मचा। बाद में राहुल गांधी, जैसा कि मैंने बताया, कि संसद के गेट पर आकर इन किसानों से मिले और भरोसा दिलाया कि वह एमएसपी दिलाने के लिए सरकार को संसद में मजबूर कर देंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी सरकार के लोग दे रहे हैं, लेकिन मंथन में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट में अन्नदाता का ख्याल, तो फिर जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बजट में अन्नदाता का ख्याल, तो फिर क्या एनजीओ होंगे मालामाल? आज हमारा यही विषय है। किसानों के बजट को लेकर जिस तरीके से बातें हुई, सरकार की तरफ से कहा गया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट है, किसानों के लिए बहुत से काम हैं, एग्री का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, तकनीकी सहायता किसानों को दी जाएगी, और जो किसानों के शिक्षण प्रशिक्षण में एक भारी भरकम राशि आवंटित की गई है, जो एनजीओ के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से खर्च की जाएगी किसानों को दीक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। किसान इसके उलट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, हम उत्पादन खुद बढ़ा लेंगे, आपके शिक्षण प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। किसान इस बात को लेकर सशंकित हैं कि ये जो पैसा आया है ये एनजीओ के जरिए कहीं और चला जाएगा, उनके काम ये पैसा आने वाला नहीं है जो बजट में प्रावधान किया गया। किसान ऐसी आशंका जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई बजट में बहुत भारी भरकम चीजें दिखा दी गई, लेकिन कर्ज माफी तो हुई नहीं, एमएसपी की गारंटी तो है नहीं, खाद बीज में कोई राहत नहीं है, तो कैसे उनकी आमदनी दोगुना होगी? मार्केट को लेकर, मंडियों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि भाई मंडियों का क्या किया आपने? आपके बजट में कहीं मंडियों का प्रावधान है नहीं, तो आप कैसे, क्या उत्तर प्रदेश में आपने मंडियों को सरसब्ज किया, देश में किया? तो ये कैसे किसान अपना उत्पाद कैसे आगे बेचेंगे, कैसे उनकी आमदनी दूनी होगी? सरकार ने इस बजट के माध्यम से वो बताने में विफल रही, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने किसान गए थे और जब वो संसद के अंदर नहीं आ पाए, उस वक्त पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, तो वो राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप सुनिएगा। और उसके बाद जब संसद के गेट पर राहुल गांधी ने उन किसानों को बुलाकर उनकी पीड़ा समझी, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य संगठनों के नेता वहां गए थे उनसे मिलने के लिए, उसके बाद क्या कहा किसानों ने, ये दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम और बयानात हैं। तो उसको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया? राहुल कोई रीजन बता रहे क्या वजह किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है।
कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ आप हरियाणा से बजे राहुल गांधी आपसे लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए और दी जा सकती है। मैंने अध्ययन किया है, बहुत खम ठोक कर राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी आजकल क्या मतलब, जब भी जो कुछ उन्होंने कहा है तो पूर्व में हुआ ही अलग, लगभग जो वो कहते रहे वही होता रहा है। बात यह अलग है कि अब माहौल बदला है तो उनकी बात में वजन आ गया है, दम आ गया है, या लोग उसे वजन और दम से लेने लगे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो संसद में जहां एक तरफ बजट पर चर्चा होती रही, इस बात को लेकर कहा जाता रहा कि राज्यों के साथ भेदभाव किया, गैर एनडीए जहां सरकारें हैं वहां भेदभाव किया गया। ये मुद्दा भी संसद में बहुत जबरदस्त तरीके से विपक्षी दलों ने उठाया और सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के सारे फ्लोर लीडर्स धरने पर बैठे संसद गेट पर और इस बात का विरोध किया कि भाई आप भेदभाव मत करिए, आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सिर्फ 2 राज्यों को आपने पैसे दे दिए, बिहार और माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश को। और महत्वपूर्ण बात है कि इस धरने में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद हुए और उन्होंने भी अपनी बात रखी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से जगन मोहन रेड्डी भी मिले। वो हालांकि वो इसलिए नहीं मिले कि कोई विरोध या वो पैसे नहीं चाहते हैं अपने राज्य के लिए, लेकिन वो एक बार जो जगन मोहन रेड्डी पूरे 5 साल तक नरेंद्र मोदी एनडीए के इर्द गिर्द नजर आते रहे, अब वो चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में जाने के बाद अब वो उनको अपना ठिकाना इंडिया में वो तलाश रहे हैं। और आज संसद के जो मुख्य द्वार पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के जो प्रदर्शन था उसमें जगन मोहन रेड्डी अखिलेश यादव से बात करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव का क्या मत है किसानों को लेकर, वो जरा सुनिए। चुनाव में कहा जाता है और इनके जो मैनिफेस्टो में बात कर रखी जाती है और जब सदन में जो बात आती है बजट के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाने में हर जगह आप कुछ न कुछ भेदभाव देखेंगे। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जिसने बीजेपी की 3री बार सरकार बनाई, उस प्रदेश के साथ भेदभाव, आप बिहार की बाढ़ रोकना चाहते हैं लेकिन यूपी की बाढ़ बिना रोके, नेपाल की बाढ़ रोके बिना आप कैसे बिहार की बाढ़ रोकेंगे? तो इसलिए भेदभाव हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। पहले तो आपने 10 साल नौजवानों को नौकरी से बाहर किया, नौकरी छीनी, चाहे प्राइवेटाइजेशन के बहाने, चाहे अपनी गलत आर्थियों की नीति। अब आप इंटेंसिव क्या दे रहे हैं आप? अप्रेंटिस क्या होगा? और वो भी क्या देना चाहते हो तब जब कर्मचारी देश के महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं। और जब 8वां वेतन आयोग मांगा जा रहा है उस समय आप 5,000 से नौजवान का भविष्य बनाएंगे। ये भेदभाव जो दिखाई दे रहा है इसका विरोध करना है। और ये 11वां बजट है, नाउम्मीदों का बजट है। आपको जिस तरीके से इनकी पहली सरकार बनी तो बहुत खुशी थी, दूसरे में खुशियां कम हुई, तीसरे में तो कोई खुशी नहीं हुई, वैसा ही बजट दिखाई दे रहा है। यादव ने पूरी बजट की समीक्षा करी और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जश्न और खुशियों को इसका पैमाना बता दिया। हमने कुछ किसानों से हमारे सहयोगियों ने बात की, वो भी सुने।
जो बजट पेश किया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे साहब कर्जो माफ न करो, न सूद ब्याज का कुछ माफ नहीं किया। खाद इतनी महंगी कर दी, काश्तकार को डालना मुश्किल है। और क्या चाहिए, बनाए साहब, परेशान है पानी से। जो बजट पेश किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने काश्तकार के लिए कोई भी सुविधा नहीं, मतलब क्या कहते हैं, लिखी है नहीं, कोई सुविधा नहीं करी है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को देखते हुए? बजट में है क्या, ये तो एक खाली मतलब छलावा है, कुछ नहीं है बजट में किसान के लिए। ये जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है इसमें किसानों का गला घोटा गया है। सरकार हमेशा किसानों का गला दबाने का ही काम करती रही है, चाहे किसान का कुछ भी ले लो। इन लोगों ने जो यूरिया के कट्टे थे उनमें भी 5 किलो खा गए ये लोग, सरकार के लोग खा गए, कम कर दी किसानों को किसी तरह से निजायज नहीं है। इन्होंने कुछ जब उत्तर प्रदेश में इनकी अभी सरकार सीटें हारी थी, इन्होंने कहा, उसमें बताया जा रहा था कि कर्ज माफ़ी को लेकर, गरीब किसानों को कर्ज माफ़ी को लेकर भी चर्चा हुई है, उस पर भी खरे नहीं उतरे। गरीब किसान की बिजली माफ़ी को लेकर भी कुछ चर्चाएं चली थी, उस पर भी ये लोग नहीं उतरे खरे। और इन्होंने हमेशा ये जो बजट है ये ऊँट के मुंह में जीरा के जैसा है, ये लोग गरीब किसानों को कुछ नहीं देना चाहते। ये किसान कह रहे हैं कि भाई कर्ज माफ नहीं हुआ, बिजली के बिल माफ नहीं हुए, बिजली सस्ती दरों पर या बिना बिल के बिजली आप दे नहीं रहे हैं, यूरिया में 5 किलो चोरी कर ली गई है एक कट्टे में। आप बताओ किसान के लिए कर क्या रहे हो? आप इतना पैसा दोगे और कहोगे भाई ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्नत किसानों को बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, और ये होगा कैसे? ये तो होगा एनजीओ के जरिए, और अन्नदाता तक ये पहुंचेगा इस बात पर शक है, क्योंकि एफपीओ फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा संजाल गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे देश में इस वक्त धीरे 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 करके वो संजाल जकड़ रहा है, किसानों की सुविधाओं को हड़प रहा है। और ये बहुत इतने सारे जो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, आईटीसी, बायर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें कूद गई हैं, और ये लंबा चौड़ा इनका जंजाल है, लंबे चौड़ा खेल है। ये ट्रेनिंग के नाम पर लोगों से इन बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको ट्रेनिंग का ठेका दिया जाता है, किसी को ट्रेनिंग का अनुभव है नहीं है, वो किसानों को कहाँ ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, कौन से किसान ट्रेंड हुए, क्या हुआ, उसका कोई लेखा जोखा होता नहीं है। और जो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ, अगर उनको ज़मीनी स्तर पर देखें तो उनकी हालत भी समझ में नहीं आती है कि वो हैं कहाँ। अभी एक बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति बता रहे थे मुझे कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने एफपीओ सैकड़ों की संख्या में बनाए, ज़मीन पर जाकर देख लीजिए कुछ है ही नहीं। तो जो ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है वो इसी काम के लिए किया गया, किसानों की ट्रेनिंग, शिक्षण, प्रशिक्षण पे। किसान जबकि कह रहे हैं कि भाई आप हमारा बिजली हमें मुफ्त में दे दो, कर्ज माफ़ कर दो, यूरिया दे दो, बीज दे दो, खाद दे दो, इस तरह की चीज़ें आप दे दो तो हम अपने आप में चीज़ों को सुधार लेंगे। खेतीहर मजदूरों और बटाईदारों के लिए भी इसमें कहीं कोई योजना नहीं, किसान सम्मान निधि में कहीं खेतीहर मजदूर और बटाईदार भी कहीं इसमें आते हैं, ये भी कहीं कुछ जिक्र है नहीं। तो मसला बड़ा टेढ़ा है, और किसान की बात टीवी चैनल भी करते नहीं हैं, वही दिखाते हैं गुड 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 गुड, सब चारों तरफ बिल्कुल हरियाली हरियाली है। चूँकि इस वक्त सावन है और सावन में चारों तरफ हरियाली दिखती भी है, तो बजट की हरियाली भी दिखाई जा रही है। हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक साहब जुड़ गए हैं। लगभग 35-36 साल का उनका लंबा अनुभव है पत्रकारिता को, सत्ता प्रतिष्ठान से लेके ज़मीनी हकीकत तक का अन्वेषण और पड़ताल मलिक साहब करते रहते हैं। और किसानों को लेकर मलिक साहब ने एक तीखा एक्स पोस्ट किया है, वो मैंने पढ़ा भी है। वो उन्होंने निशाना साधा है चौधरी जयंत पर कि वो खीर खा गए अपनी कम्युनिटी और किसानों के लिए, वो खीर उन्होंने छोड़ी नहीं, खुद ही गप कर गए, तो किसानों का कल्याण कैसे होगा। हम इसे कहते हैं कि किसानों का आंदोलन या किसानों का हक, इस सत्ता के लोलुप नेता
बेच देते हैं, सरकारों के हाथ गिरवी रख देते हैं। मैं थोड़ा इसको और रिफाइन करता हूं। राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। राजू जी बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कृषि एक्सपर्ट के रूप में दया शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दया शंकर सिंह आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। एफपीओ और इनकी जो कहानी अभी हम सामने ला रहे थे, दया शंकर सिंह बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से ज़मीनी हकीकत और जो हकीकत है वो अलग अलग तरीके से, कागज़ और ज़मीनी हकीकत में बहुत अंतर है। इसी तरह शिव नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत आपका, धन्यवाद, आभार। चर्चा भूमिका काफ़ी हो गई, चर्चा मलिक साहब से शुरू करेंगे। मलिक साहब, ये कहा गया कि किसानों को बहुत नियामतें मिल गई हैं, बहुत मोटा बजट मिल गया है, बम हो जाएगा, पता नहीं उनका इतना बढ़िया कल्याण होने जा रहा है। जो सावन का महीना चल रहा है और हम लोग के इधर जो मध्य उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि सावन में सब हरा हरा दिखता है, जो दृष्टिहीन होता है उसको भी हरा हरा दिखता है, लेकिन यहाँ तो किसानों को सब कुछ हरा हरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मलिक साहब देखिए दुर्गेन जी, जिस सावन की आप बात कर रहे हैं, ये बरसाती सीजन को किसान चौमासा कहता है जी, और चौमासे में किसानों के यहाँ टोटा रहता है, मतलब उनकी कोई फसल बिकती नहीं है, जो फसल होती है वो भीग भाग जाती है, तो बड़ी दिक्कत परेशानी में किसान रहता है। ये पुराना एक परसेप्शन है, और खासकर गन्ना बेल्ट में तो इस टाइम कुछ होता नहीं है, गन्ना छोटा होता है और कोई फसल ऐसी रहती नहीं है। तो इस तरह का ये हम लोग बरसात को लेके चलते हैं। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, अगर हम इस बजट को देखें तो 1,77,000 करोड़ का बजट इस बार इन्होंने दिया है, और ये सिर्फ दिखावा है। पिछली बार क्या हुआ था, जो पिछली बार का बजट था वो खर्च ही नहीं हुआ और उसमें से आधे से अधिक वापस चला गया। खर्च आप कैसे करेंगे, उस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि किसानों का ढिंढोरा पीट रही है ये सरकार कि हमने फसल बीमा योजना दिया है, और फसल बीमा योजना का आप दुर्भाग्य देखिए किसान का, उसमें कुछ परसेंटेज जो है राज्य सरकार देती है, कुछ केंद्र सरकार देती है, और कुछ किसान से लिया जाता है। अब आजकल किसानों का खाता बैंक में खुल गया है सबका, केसीसी इन्होंने सबको दे दिया, तो किसान का कंप्यूटर पहले दिन काट लेता है, उसके बाद फिर केंद्र सरकार देती है, फिर राज्य सरकार अपने तरीके से देती है। जब वो किसान अपने फसल की बर्बादी के लिए मांगने जाता है वहां पे उस कंपनी से, तो कंपनी कहती है आपका तो अभी पेमेंट ही नहीं आया। बोला किसका नहीं, बोला राज्य सरकार ने नहीं दिया। अच्छा चलिए, अगर राज्य सरकार ने दे दिया तो राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि अभी आपका केंद्र सरकार ने नहीं दिया, तो उसको उलझा के रखते हैं। और उसको फसल बीमा में से अगर आज तक का हम आकलन मोटा मोटी करें तो मुश्किल से 30% किसानों को मिल पा रहा है। ये किसानों का दुर्भाग्य है। दूसरा बड़ा, अभी मेरी पिछले हफ्ते ही जो कृषि राज्य मंत्री हैं उनसे बड़ी लंबी चर्चा हुई। हमने कहा ये जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया है और 1 साल के लिए होता है, उसको अगर उसके पास 70,000 या 1 लाख रुपया मोटा मोटी मान लिया जाए कि किसी किसान के पास उधार है किसान क्रेडिट कार्ड में, तो उसको एक निश्चित तारीख को वो जमा करना पड़ता है। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वो क्या करता है, वो 1 महीने के ब्याज पे साहूकार के पास जाता है और 2 दिन के लिए पैसा लेता है। आज बैंक में डालेगा, परसों निकाल के फिर वापस साहूकार को दे देगा, ताकि उसका ब्याज वो फिर जो नॉर्मल ब्याज है वो ना लगे, वो 3 या 3.5% पे उसको मिलता है जी। लेकिन साहूकार ने तो 1 महीने का ब्याज ले लिया 1 लाख पे, तो उस किसान को बचत क्या हुई, इधर से बचा उधर चला गया। तो ये ऐसे इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी लग जाए और वो उसको चूसता रहता है, उसमें से निकलता कुछ नहीं है। ये हाल किसान का यहाँ है। तमाम इसी प्रकार की योजनाएं, आप मनरेगा लीजिए, दूसरी लीजिए। अब आप बताइए मनरेगा में कितने गड्ढे आप खुदवाएंगे। हमने कहा कि मनरेगा में सुधार करके आप ये करिए कि उसको खेती किसानी में किसान के साथ लगा दीजिए, किसान को भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा, किसान की फसल भी बढ़ेगी। और किसान अपने परिवार के भी लोगों को कई बार खेती में लगाता है,
जब उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूं, एक सीजन ऐसा आता है इधर गन्ने की कटाई हो रही है, उधर गन्ने की बुआई हो रही है, गेहूं की कटाई हो रही है, तो किसान के यहाँ मारम मार हो जाती है। तो ऐसे में उसको मजदूर ही नहीं मिलता। मजदूर आधे इसलिए भी नहीं आते कि उसने मनरेगा से पैसा कमा लिया, जब तक वो खर्च नहीं होगा वो खेत में जाएगा नहीं। तो दोनों तरफ अगर दिक्कतें हो रही हैं और वो फिर उसके बाद मजदूर कहता है मुझे काम ही नहीं मिल रहा है मनरेगा में हमें ज्यादा दिन काम, तो ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम हल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा था दुर्गेश जी कि किसानों के भाग्य का फैसला कृषि भवन के वातानुकूल कमरे में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हुए, महंगी कुकीज खाते हुए वो नौकरशाह लेते हैं जिन्होंने कभी खेत में नहीं गए। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना के खत्म करता हूं, मेरा लंबा हो रहा है कि अभी क्या हुआ कि कृषि मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी ने मुझे बुला लिया। उन्होंने पीआईबी के अफसर को कहा कि कौन है ये, बड़ा इन्होंने खराब आर्टिकल लिखा, सरकार की बदनामी होती है और बुलाइए इनको। तो वो अफसर ने हमें कहा कि सर एक बार आप चलिए। हमने कहा बताइए। तो वो मुझे खेती किसानी के बारे में समझाने लगे। तो मैंने कहा मुझे आप कल का टाइम दे दें तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बता पाऊं, अगर मुझे कल का टाइम दे दें। बोला हाँ कल आइए, आप 2 बजे आइए लंच के बाद। मैं ठीक है। तो मैं घर में मेरे जो दालें थी या कुछ चना था, साबुत चना, सफेद चना, मैं 5-6 पुड़िया बना के ले गया और मैंने उसकी टेबल पर रख दिया जी। मैंने कहा बताइए अगर आपने इसमें से 6 में से 4 भी बता दिया तो मैं आपको पास कर दूंगा। सर वो राजमा और सफेद छोले के अलावा काले चने का नाम नहीं बता पाए, जौ का नाम नहीं बता पाए। मेरे यहाँ पूरा गेहूं, मेरी माँ ने बाजरा रखा हुआ था चिड़िया को डालने के लिए, वो कुछ नहीं बता पाए सर, सफेद चना और राजमा। तो ये जो है नीतियां बना रहे हैं किसानों के लिए। दुर्भाग्य देखिए, भानु जी बैठे हैं यहाँ पे, आप पूछिए इनको कि 3 कृषि बिल आए, बाकी चीजें आई, कितनी सलाह किसान एक्सपर्ट की ली गई, किसान नेताओं की ली गई। भाई हम आपके भाग्य का फैसला कर रहे हैं, 3 बिल ला रहे हैं, आप इसमें सुझाव दीजिए, बताइए कि इसकी सलाह मशवरा हुआ किसी का, और भाग्य का फैसला आप किसानों का कर रहे हैं जी। तो ये देश के किसानों का दुर्भाग्य है। अंत में मैं जो छोटी छोटी मांगे किसानों ने रखी थी और जो आशा भी कर रहे थे किसान, देखिए आप उसको एक भीख दे रहे हैं 500 रुपए महीना की, जिसको आप किसान सम्मान निधि बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है भाई इसको कम से कम डबल तो कर दो, 1000 रुपए महीना तो हमें मिले, 12,000 तो इसको कर दो। 1 रुपया इस बजट में नहीं बढ़ा है। खैर उनके आप जो है खाद पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं और वेट कम किए जा रहे हैं, डबल मार उसको मार रहे हैं। तो कहां आप किसान की बात कर रहे हैं? तो किसानों के साथ देना कुछ नहीं है, उसके साथ मजाक इस देश में हो रहा है, मेरा ये मानना है। ठीक बात है। भानु जी आपके पास आ रहा हूं, जैसा कि अभी मलिक साहब ने बताया कि भाई वो मलिक साहब 35-36 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे लगता है कि हैं, और इससे ज़्यादा ही वक्त हो गया होगा, और लगातार वो राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि कृषि मंत्रालय का ये हाल है कि वो 6 अनाज लेकर गए थे, राजमा और चना सफ़ेद वाला। इसके अलावा नीति बनाने वाले जो सचिव महोदय थे वो पहचान ही नहीं पाए। तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का, किसानों के भाग्य विधाता। उन्होंने जैसा अभी कहा कि भाई किसान बिल आए या बहुत सारी जो कृषि बजट बनता है, क्या कृषि एक्सपर्ट या जो किसान नेता हैं, क्या बजट से पहले उनसे कोई चर्चा होती है, क्या कोई विचार विमर्श होता है? आपसे पूछा गया क्या कभी भानु जी? कोई नहीं पूछता। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए कृपया। ऐसा है कि जो हमारे मलिक साहब ने बोला है उसके लिए धन्यवाद देता हूं, और हकीकत वही है कि जो नहीं जानता आशीष गेहूं कैसा होता है वो किसानों की हालत तय करता है, और किसानों के लिए सारा कुछ जो कानून, जो न्याय, जो भी बजट वो बनाते हैं। जिनको ये नहीं पता है कि लागत मूल्य क्या होता है और कैसे होता है और कितना लगता है। और एक और बात बताऊं मैं आपको जी कि ये प्रधानमंत्री जो 14 में बने थे, और 14 में फुल फ्लैश प्रधानमंत्री, 19 में फुल फ्लैश, लेकिन इन्होंने अपनी मांगों को पूरा नहीं किया। A to Z किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले आजाद भारत में, इसलिए इनको पूरा कर्ज माफ करना था, किसान आयोग का गठन करना था, और किसान आयोग की सहमति से फसलों के दाम तय करने थे। ये जो नहीं जानते वो उनके द्वारा। ठीक है, बोलिए भानु जी। बाकी मेहमानों से अनुरोध है कि अपनी आवाज को बंद कर लें स्वतः, ताकि बाकी लोगों को व्यवधान न हो। बोलिए भानु जी।
के लिए कानून न बनवावे। ऐसा यहाँ प्रधानमंत्री बन गए, अब के 100 भी नहीं आएंगी, अब के 100 भी नहीं आएंगी भाई साहब, 100 भी नहीं आएंगी इसकी। यदि ऐसे ही रखा तो पहले कर्ज माफ करना पड़ेगा, फिर किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। अच्छा भानु जी, आदरणीय भानु जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने 1,77,000 करोड़ का बजट दे दिया, इतना बजट किसानों को। हमारी स्क्रीन में हमारा हाथ ही नहीं आ पर मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, इतना बजट दे दिया, उसके बाद भी आप नाराज हैं? जी ने अपने चहेतों को खाने के लिए, अपने चहेतों को खाने के लिए दे दिया है। किसान का उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है किसान का उसमें। नहीं तो किसानों के लिए चाहते क्या है भानु जी, आप चाहते क्या है किसानों के लिए? भाई अगर इस पैसे से किसानों को ट्रेनिंग मिलेगी भानु जी, उनको उच्च प्रशिक्षण मिलेगा, मृदा परीक्षण होगा, बार बार एक्सपर्ट जाएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, किसान ज्ञान प्राप्त करके नई नई फसलें उगाएगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। अब ये सिखाएंगे किसानों को खेती करना, अब ये सिखाएंगे किसानों को खेती करना। अरे उनको सिखाओ अंबानी को, मुकेश अंबानी को सिखाओ कि 5,000 करोड़ रुपया एक शादी में कैसे खर्च होता है, वहां प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं, ये सिखाइए। वो व्यक्तिगत निर्णय है, किसी के शादी में जाना व्यक्तिगत निर्णय है भानु जी, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। याद रखिए प्रधानमंत्री जी, ये देश किसानों का है, जो किसान की बात करेगा कोई देश पर राज करेगा। ये भाजपा का यदि किसान का खात्मा करने के चक्कर में हो तो किसान भी भाजपा का खात्मा करके ही अपनी दम लेगा। जय जय श्री राधे। ठीक है भानु जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दया शंकर सिंह एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं। जैसा मैंने कहा था कि दया भाई, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बजट तो बहुत लंबा चौड़ा है। मलिक साहब, मैं इसे 1.52 लाख करोड़ ही बता रहा था, लेकिन मलिक साहब ने उसका और अध्ययन करके 1,77,000 करोड़ बताया। काफ़ी बजट है कृषि में, लेकिन निश्चित तौर पर ये लोग जो हैं किसान नेता या जो किसान हैं वो वास्तव में नाराज हो रहे हैं। ये क्या स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति है? एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ये सवाल मैं ब्रेक के बाद लूंगा दया शंकर सिंह से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का बात बजट की, अन्नदाता का ख्याल या एनजीओ होंगे मालामाल, आज मंथन में चर्चा का यही विषय। हमारे साथ इस बीच आशीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका वक्त देने के लिए। दया शंकर सिंह की तरफ सीधे रुख करेंगे बिना किसी भूमिका के। दया भाई, बहुत बड़ा बजट, लेकिन किसान कह रहा है कि यूरिया के कट्टे में 5 किलो कटौती, दाम बढ़ा दिए। उसके अलावा बिजली, कर्ज, एमएसपी, बहुत सारी बातें। राहुल गांधी से आज किसान संसद में जाकर मिले और उन्होंने कहा कि एमएसपी, राहुल गांधी ने एडमिट किया कि एमएसपी लागू की जा सकती है, इसकी गारंटी दी जा सकती है। ये इतना सारा बजट आवंटित किया गया, उसके बाद भी किसान कह रहे हैं कि उनके मुताबिक कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिला। भानु जी लगातार आक्रमण कर रहे हैं, सरकार को चेता भी रहे हैं। ये कैसा बजट है, इसको किस रूप में एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में कैसे देखते हैं आप? दया शंकर जी। धन्यवाद। बजट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बजट तो बड़ा है, लेकिन इसमें किसानों की हिस्सेदारी कितनी है। अगर आप किसानों की हिस्सेदारी पे जाएंगे तो 4,821 करोड़ है, जो कि 3% होता है। 72% आबादी के लिए 3% का बजट। आप एमएसपी की बात करें तो एमएसपी 1964 में लागू हुई थी और 23 कमोडिटी पे लागू हुई थी, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस फसल पे मिलनी है और किस पे नहीं। 46 कमोडिटी ऐसी है जो एमएसपी के दायरे से बाहर है जी। अब आपने जो मुद्दा उठाया, मैं सीधे उस मुद्दे पे आता हूं। बात आती है कि इसमें कैसे ये बजट, जो इन्होंने बजट दिया है, ये खर्च कैसे होगा। तो उस पर अगर हम लोग चर्चा कर ले तो हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे कि 2021 में 10,000 सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 10,000 एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए
बनाने की बात थी और 6,854 करोड़ का बजट था, जिसमें एफपीओ तो बन गए, लेकिन जो मुद्दा आपने 4 बार अभी तक कोट किया कि संस्थाओं के माध्यम से होना है, वास्तव में क्या किसान उससे लाभान्वित हो पा रहा है? मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता हूं। इसमें 7 से 8% लोग ही केवल लाभान्वित हो पा रहे हैं। और अगर आप बात करें तो अभी किसान ने इस सेक्टर में जानकारी हासिल करनी शुरू नहीं की, तब तक उसको नोटिस आना शुरू हो जा रही है। किसान सीए नहीं है, किसान वैज्ञानिक नहीं है, उसे तो आप ठीक है, उसे आप मंडी का लाभ दिलाना चाहते हैं, उसे आप खेती की सुविधा, लेकिन उसके पीछे नियत क्या है, इसको भी देख के चलना पड़ेगा। 10,000 एफपीओ, 6,854 करोड़ का बजट, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 7 से 8% के ऊपर लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या वजह है दयाशंकर भाई, क्या वजह है? ये तो बहुत लो रेट है, इतना रुपया फिर गया कहाँ? हाँ, वो गया कहाँ, जैसे मैं एक आंकड़े के साथ आपको बताता हूं। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक कंपनी पे सरकार 43 लाख रुपए खर्च करती है, 5 सालों में 43 लाख रुपए खर्च करती है। 25 लाख रुपए खर्च होता है जो इसको चलाता है, और चलाने वाले को 5 साल में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे खर्च किया जा रहा है। किसान को जो मिल रहा है वो 3 सालों में, चाहे उसे स्टाफ के रूप में चाहे ट्रेनिंग के रूप में, कुल मिला के 18 लाख रुपए मिल रहा है। बाइफर्केशन भी आप चाहें तो मैं बता सकता हूं जी। अब सवाल ये उठता है कि किसान को करना है, उसको आप दे रहे हैं 18 लाख रुपए, और जो इसको चला रहा है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन CBBO, उसको आप दे रहे हैं 25 लाख रुपए। और मैंने अभी कुछ इस पे रिपोर्ट भी बनाई थी, शायद ही, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 10% भी CBBO ऐसे नहीं है जिनके पास FPO एक्सपर्ट हों। आप हर CBBO में 5 उनके जो है वो एक्सपर्ट होने चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट होने चाहिए, जो कि किसानों को जानकारी दें, और शायद ही किसी डोमेन एक्सपर्ट को FPO के बारे में जानकारी हो जी। तो अब आप बताइए कि, और एक मुद्दा आपने उठाया, बड़ा दुख होता है देख करके, ये प्राइवेट कंपनी अपना पेस्टिसाइड बेचेगी, बीज बेचेगी, कि किसान के हित में काम करेगी। एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, 383 FPO सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने लिए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, 383 FPO कृषक उत्पादक कंपनी उसने लिए हैं, और उसके स्टाफ को डिप्टी डायरेक्टर जिले में जो भी कृषि हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे, मैंने एक आध जगह खुद देखा कि उनके स्टाफ को खुद ही FPO के बारे में जानकारी नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी उत्तर प्रदेश में जो 1465 FPO बने हैं, उनमें आप किसी में देख लीजिए कितने एक्सपर्ट हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। ऐसे ऐसे CBBO हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मिर्जापुर जिले में CBBO ने अपने रिलेटिव के खाते में किसानों का पैसा ट्रांसफर कर लिया। आप उसकी, मैं अभी उसको दिखा सकता हूं आपको, कि CBBO जो किसानों का पैसा जाना था उसने अपने रिलेटिव के खाते में ट्रांसफर कर लिया। इक्विटी ग्रांट जो भारत सरकार दे रही है, देखिए इसमें तो मैं यही कहूंगा कि नियत में कोई दिक्कत नहीं थी, योजना बहुत अच्छी थी, और इसको बहुत अच्छे से चलाया जा सकता था, किसान को लाभान्वित किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये योजना ऐसे लोगों के हाथ में खेल रही है जिनको योजना के बारे में जानकारी ही नहीं। किसान, दयाशंकर जी, किसान नेता यही आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यूरिया सस्ती करोगे नहीं, बीज हमें दोगे नहीं, बिजली बिल माफ करोगे नहीं, सिंचाई मुफ्त करोगे नहीं, और आप NGO के माध्यम से ये पैसा आप अपनी ही जेब में डालना चाहते हो। सरकार से जुड़े लोग या बहुत सारे NGO, जो बहुत सारे नेताओं के भी NGO हैं, बहुत सारे प्रभावशाली लोग हैं, वो आप अपनी जेब में डालने का रास्ता करो, ऐसा किसानों का आरोप है। तो इसीलिए जाहिर सी बात, जो आपने आई ओपनिंग चीजें बताई हैं, आशीष तिवारी से मैं जरा एक इस पे कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं राघवेंद्र राजू और शिव शंकर सिंह के पास जाऊंगा। आशीष तिवारी, अभी शायद KP मलिक साहब जब बोल रहे थे तो आप नहीं थे, लेकिन भानु प्रताप सिंह और दयाशंकर सिंह, भानु प्रताप सिंह किसान नेता हैं, इस देश के बहुत बड़े किसान नेता हैं, और वो कहते हैं कि भाई बजट बनता है, किसानों से कोई मतलब नहीं, एक्सपर्ट से कोई मतलब नहीं। और दयाशंकर सिंह ने पूरी पोल खोल दी। मैं आज इसी पर बात भी करने वाला था, जो मेरा विषय भी यही है
कि अन्नदाता का ख्याल है या एनजीओ माला माल होंगे। तो जाहिर सी बात, जिस तरह दयाशंकर कह रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भाई जो पहले पास्ट में हुआ है, क्या गारंटी आगे नहीं होगा आगे वाले बजट में। आशीष तिवारी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। देखिए, मैंने भानु प्रताप जी को सुना और सुनने के बाद जब आप ब्रेक पर गए थे तो मैंने उनके क्रियाकलाप भी देखे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कहने के बाद ये और ये इस तरीके से मैंने वो भी देखा। देखिए, निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि 100 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। नहीं, हम तो सीटों में मैं नहीं जा रहे हैं, भानु आज जी सीटों में नहीं जा रहे हैं, आप जवाब दे लीजिए। सीटों पर नहीं जाएंगे हम, दयाशंकर की बात पर जाएंगे, जमीनी हकीकत पर। बोलिए बोलिए आप, जो मैंने चीजें सुनी है उनका सबका जवाब मैं दूं, बोलिए, वरना फिर बात अधूरी रह जाएगी। 100 सीटें आप कह रहे नहीं आ पाएंगी। अब ये तो खैर भविष्य के गर्त में है, 100 सीटें आएंगी कि कितनी आएंगी। लेकिन आपने पहले भी कोशिश करी रोकने की, आप आज भी कर रहे हो और आप आगे भी करते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब ये लोगों को, चूंकि जैसे हम प्रशिक्षण देने की हमने बात करी, तो आपने कहा अब ये किसानों को प्रशिक्षण देंगे, तो निश्चित तौर पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपने कहा कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। निश्चित तौर पर यही सोच लेकर आप किसान नेता शायद बने होंगे कि जो किसान हित की, और आप झूठ मूठ की किसान हित की बात भी कर रहे हैं और इस देश पर राज करना चाहते हैं, वो खैर आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं इन टोटल ये बताऊं कि जो बजट आया है वो बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है। और इसका सिर्फ आपको मैं एक कारक ये बता सकता हूं, जिस तरीके से हर बार बजट आने के बाद में विपक्ष जिस तरीके से बजट पेश होने के बाद में घेरने का प्रयास करता था, इस बार वो घेर नहीं पाया है। उसकी जो भी बातें हैं बजट के ऊपर, कोई भी, चाहे रोजगार को लेकर बात हो, महिला को लेकर बात हो, छात्र को लेकर बात हो, उच्च शिक्षा को लेकर बात हो, किसान को लेकर बात हो, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष घेरने में नाकाम है। इस तरीके से 2-4 लोग हैं जो विरोध में हमेशा जिन्होंने बात करी और वो विरोध में ही बात करेंगे। इतना बढ़िया बजट आया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस बजट के पहले ये जितने लोग जितनी तरीके से बात कर रहे हैं, हर बार बजट आने के बाद कुछ ना कुछ कमियां जरूर बताई जाती हैं? आशीष जी, आज किसान पे रहते हैं ना, आज हम किसान पे रहते हैं, ओवरऑल हम बात भी नहीं कर रहे, आज किसान पर ही बात कर रहे हैं। नहीं, तो सर देखिए, ओवरऑल बात हुई है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना मुझे सपना किसान पे फोकस करिए ना। ये बातें हुई किसान के लिए क्या है, जरा आप बताइए, किसान के लिए क्या बढ़िया है वो बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना सर, ये बातें हुई और आपने ये बातें सुनी, तो जब आपने सुनी, आपके दर्शकों ने सुनी, तो उनको जवाब भी तो मिलना चाहिए। आ गया जवाब आ गया, तो सही मान लेंगे। अब किसान पे आ जाइए। नहीं तो ये, हाँ, किसान पे मैं वही कह रहा हूँ, किसान ये इतना बड़ा बजट आज से पहले कभी नहीं देखा, किसी की सरकार में नहीं दिया गया। जो लोग आज आप बता रहे, मैंने हमारे बड़े हैं केपी मलिक साहब, उनकी भी मैंने थोड़ी सी बात करी। उन्होंने कहा कि जो एसी कमरों में चाय और स्नैक्स खाते हैं वो नीतियां तय करते हैं। तो मुझे बता दीजिए ना कि किस सरकार में नीतियां खेत में तय होती थी। सारी नीतियां जो हैं वो जहां पर तय होती वहीं तय होती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं तय होती है। खेत में कोई नहीं होती है। और सैनिकों के लिए बात होती है वो बैटल पे नहीं तय होती है, वो भी बंद कमरों में होती है। ये नीतियां हैं सर। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ऐसी हल्की बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। कम से कम आप तो ना पक्ष हो ना विपक्ष हो। नहीं, आप तो कम से कम मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अनाज लेकर गए, वो पहचान नहीं पाए सर। वो ये कह रहे हैं भाई, होती है बातें, या चाय पीते हुए होती है बात। ये नहीं, मुद्दा ये है कि किसानों के लिए हमने जो आज हम योजनाएं लाए या जो हम बजट लाए, इससे पहले आशीष भाई, अगर तीनों विवादित किसान बिल अगर इतने ही अच्छे होते तो रोल बैक क्यों करना पड़ता आपको? अगर सारे लोगों से विचार विमर्श करके किया होता। ना सर, सुन लीजिए, रोल बैक का मतलब ये नहीं होता है, हर बार ये नहीं होता कि आपने रोल बैक कर लिया तो आप गलत थे। कभी कभी आपकी जिद, आपकी जो एक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप मानने को नहीं थे, हम कोई किसानों के दुश्मन नहीं है। हम देख रहे हैं कि किसान जिद पर, और किसान जिद पर नहीं है। हमारे भानु प्रताप सिंह जैसे जो किसान नेता है, उन्होंने किसानों को जिद पे लाने का काम करा। किसानों को तो एक शहीद करने का प्रोग्राम कर दिया गया था भाई। कोई वो अच्छा, आज फिर किसान क्यों गए? आज फिर संसद में किसान क्यों गए भाई आशीष? आज संसद में किसान गए नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के लोगों से मिलने, और ये भी कहा गया कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, रोका। गेट पर आकर राहुल गांधी मिले, उन्होंने कहा कि एमएसपी
को हम सरकार से कहेंगे कि एमएसपी की बात करे वो? ये भी चर्चा किसान तो रही ना नहीं, देश में कुछ। किसान ले जाए गए, आप पूरी बात करिए। राहुल गांधी किसान ले गए, किसान नहीं, राहुल गांधी ने ये कहा खुद कि हमने उनको मिलने के लिए बुलाया, वो खुद कह रहे हैं अपने बयान में। उसमें कोई पर्दा नहीं है। कह रहा हूं सर, आप अपने घर पर देखो सर, आप एक प्रोटोकॉल होता है, आपको किसानों से बात करनी नहीं, है। उस विषय में हम नहीं जाएंगे, हम तो उनके मुद्दों पे रहते हैं। आप किसानों को बुला रहे हो, आप इतने बड़े हमदर्द हो, आप किसानों के घर खुद चले जाते हैं ना। जाते रहते हैं, वो जाते रहते हैं, वो खेतों में भी जाते रहते हैं। आप शहजादे हो ना। नहीं, शहजादे नहीं है। अब आपकी ये इमेज चिपक नहीं पाएगी। अब मामला आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। शिवशंकर सिंह वो कह रहे हैं, आशीष कह रहे हैं कि भाई इतना बढ़िया बजट, भूतो न भविष्यतो कृषि का, और राहुल गांधी राजनीति करते हैं, बुलाते रहते हैं किसानों को, अंदर आ जाओ संसद में, मुद्दा बनाते रहते हैं। उनको तो खेती किसानी का कुछ एबीसीडी पता नहीं है। जो सरकार किसानों के लिए कीले और दीवार खड़ी कर सकती है रोड पर, उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि किसान अगर संसद नहीं जा सकता है तो फिर कौन जाएगा भाई? इनकी सरकार किसानों को संसद बुला लिया। आशीष जी, निवेदन ये है आशीष जी, क्या उनको बोलने दीजिए। शिवनारायण सिंह आपके बीच में नहीं बोले, बोलने दीजिए उनको। इनसे बजट से क्या उम्मीद रखी जाए? इनका पूरा बजट जो है घुमा फिरा के कुल मिला के किसानों के हित में कुछ भी नहीं है। आज किसान सीधी की बात कर रहा है, सुन लीजिए तिवारी जी, किसानों को 3-4 चीजें ऐसी हैं जो सीधे सीधे समझ में आती है। ना तो इन्होंने इस बजट में एमएसपी पे बात की, ना तो इन्होंने इस पे महंगाई पे बात की, ना तो इन्होंने खाद बीज पे सस्ते की बात की। तो ऐसी बजट है जो आज किसान कह रहा है कि इतनी महंगाई हो गई और सम्मान निधि पे इनका बजट नहीं बढ़ा। भाई 2000 रुपए आप 3 महीने में दे रहे हैं, कोई किसान को भीख थोड़ी मांग रहा है किसान। भाई इस महंगाई के हिसाब से क्या सम्मान निधि उचित दे रही है सरकार? अपनी पीठ थपथपा रही है। हकीकत में आज उत्तर प्रदेश का किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बदहाली तो बुंदेलखंड में है किसानों की। 4 महीने पहले इन्हीं की सरकार यहाँ भी है और केंद्र में भी। आज 4 महीने पहले यहाँ पर ओलावृष्टि हुई। सरकार का नियम है कि हम भाई 72 घंटे में किसानों को राहत देंगे, मुआवजा देंगे, बीमा देंगे। लेकिन हमारे जनपद में तो ये दशा है कि 4 महीने बीत जाने के बाद आज भी 43,000 किसान मुआवजे बीमा क्लेम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बजट ये पूरा इनका एक हवाई बजट है। ये प्राकृतिक खेती पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसान लगातार जो जब से मैं देख रहा हूँ 40-50 साल से जो किसान खेती करता आ रहा है वही तो खेती करे। आज किसानों को जरूरत थी उनका कर्ज माफ करने की, किसानों को बिजली बिल माफ करने का। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में दावा किया था कि हम किसानों के निजी ट्यूबवेल विद्युत बिल माफ कर देंगे, उसमें भी इन्होंने इतनी फॉर्मेलिटियां करा दी कि वो किसान इधर उधर घूम रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इनकी घोषणाएं सब हवाई हैं और इस बजट में भी किसानों को मायूस होना पड़ रहा है। किसानों को इस बजट से कोई लाभ होने वाला है नहीं। ठीक है। मूलभूत समस्या है वो सरकार नहीं समझ पा रही। ठीक है शिवनारायण सिंह, मैं रोक रहा हूँ आपको। एक छोटा सा 10 सेकंड का जवाब आशीष तिवारी देंगे। आशीष तिवारी वो कह रहे हैं कि भाई ओलावृष्टि, बीमा, उनकी तो हालत खराब है। किसान चक्कर लगा मरा जा रहा है। ओलावृष्टि हुई 4 महीने में, उदाहरण समेत बात कर रहे हैं। कम से कम जो किसानों के मूल मुद्दे हैं उनको एड्रेस करते हुए कुछ ऐसी कार्य योजना दिखनी चाहिए थी कि भाई ओलावृष्टि वाले को इतनी राहत उसकी थोड़ी बढ़ जाती, किसान अगर फसलें जल जाती हैं उसकी थोड़ी राहत बढ़ जाती। किसान सम्मान निधि 500 रुपये महीने में क्या होता है? 500 रुपये में एक हफ्ते की सब्जी भी नहीं आती। आप ये कहोगे किसान सब्जी खुद ही उगाता है, उसको सब्जी की जरूरत नहीं, लेकिन 500 रुपये बहुत कम है। आशीष क्या है योजना का हाल? ठीक है, बोलने दीजिए शिवनारायण, बोलने दीजिए। आशीष बोलिए। देखिए सर, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। देखिए तो शिवनारायण सिंह, अब आपकी बात आ गई। एक 10 सेकंड का जवाब मैं चाहता हूं। आशीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बोलिए।
कह दिया कि हम आपके नहीं। शिवनारायण जी प्लीज 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 कृपया शांत हो जाइए। शिवनारायण सिंह शांत हो जाइए जी। कितने कितने नियम बना दिए। ठीक है, मैं आऊंगा। सम्मान मुझे लगता है शिवनारायण सिंह तक आवाज जा नहीं पा रही है, उनका ऑडियो डाउन किया जाए। बोलिए आशीष। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ बहुत साधारण सी बात। हम लोगों ने, मैंने बताया ना कि इतना बढ़िया और इतना बड़ा बजट आज तक किसानों के लिए कभी भी कोई सरकार नहीं लाई। ठीक है, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमने किसानों की सारी समस्याएं खत्म कर दी इस बजट से, लेकिन एक बजट जो केंद्र से आता है और एक बजट जो हमारे राज्य सरकार देती है, ये दोनों बजट आते हैं और दोनों बजट के अंदर में चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे सम्मान निधि की बात हो, हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हम क्या बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं ये बिल्कुल कहने को तैयार हूं कि हमने किसानों को बिल्कुल संतुष्ट कर दिया है या किसान हमसे बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं, मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए बिल्कुल कहूंगा। अभी ये बात हो रही थी यहाँ पर, 50 साल से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही है, किस सरकार ने इतना अच्छा बजट देके यहाँ पर दिया हुआ है? मुझे आप बता दीजिए, क्या कितनी सम्मान निधि दी जाती थी, कितना लोगों को क्या कर आशीष, बात आ गई आपके। राघवेंद्र सिंह राजू काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 45 मिनट से। राघवेंद्र सिंह राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार अगर पॉलिटिकल राजनीतिक हित साधने की बात करें तो आप देखिए कि बजट जरूर दिया है किसानों का, लेकिन जिसको बजट दिया वो संतुष्ट नहीं है और वितंडावाद मचा हुआ है इधर उधर को लेकर के। बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा दे दिया, लेकिन किसान तो अभी लगता है, मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति है कि हम राघवेंद्र जी के लिए बहुत कुछ कर दें और राघवेंद्र जी को लगे यार हमने कुछ किया ही नहीं। इस तरह की स्थिति है जी। देखिए तुर्गन जी, आप तो जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 करोड़ गरीबों को हम जो है समृद्धशाली बनाने में कामयाब हुए हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाए। और उन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ किसानों को हम प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बड़ा प्रदेश छोड़ दिया, सहयोगी जो राज्य हैं उन पर भाई भारतीय जनता पार्टी मेहरबान है। अभी हमने सारे लोगों की बात को सुनी। आप भी जानते हैं बुंदेलखंड की बात हो रही थी, अभी हमारे किसान नेता कह रहे थे। और बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अन्ना प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है। आज किसान सारी रात अपने खेतों को रखाता है और बार बार सरकार आश्वासन देती है। भारतीय जनता पार्टी के एक बार घोषणा पत्र में यह था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। क्या वो साकार हो पाया? मैं जो बात कह रहा हूं, जैसे अभी हमारे नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा भी, राघवेंद्र जी, चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अन्ना जानवरों से मुक्ति दिलाएंगे। बहराइच और कानपुर देहात की जनसभाओं में उन्होंने कहा था इस बात को। तो अन्ना प्रथा जो है उसकी समस्या बराबर बनी हुई, आप देख रहे हैं। लगातार किसानों को जिस तरीके से खुले साड़, गाय से बगैर, गाय हमारी माता है, गौशालाओं की आप हालत जाके देखिए ना। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता से आग्रह करूंगा कि शाहजहांपुर में वित्त मंत्री जी, शाहजहांपुर, फरकाबाद, वहां पर जाकर के गौशालाओं की हालत देख लें भाई। उसके लिए किस तरीके से गांव को रखा जा रहा है, किस तरीके से इसके लिए जो स्कीम चली। इसके अलावा भंडारण के लिए जो स्थितियां बन रही थी, आज आप दिखवा लीजिएगा 100 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज फरकाबाद में है और इससे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में, पड़ोसी जनपद की बात करते हैं। आप उनमें दिखवा लीजिएगा किसानों का कितना आलू भरा हुआ है, भंडारण कितना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि जो योजनाएं बनती थी, पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम था, कोई खाद की कालाबाजारी नहीं होती थी। किसी तरीके से डीएपी के रेट हो, चाहे यूरिया के रेट हो, चाहे वो भंडारण वाले गोदाम हो, उनके बाहर स्टॉक लिखा रहता था। आज ये पता ही नहीं लगता कि भाई किस गोदाम कहाँ है, चम्बल यूरिया का गोदाम कहाँ है, टाटा यूरिया का गोदाम क्या है, उसका कभी कोई सत्यापन कागजों में हो जाता है। आज आप देखिए कि कल ही अखबार में था कि इतने ज्यादा घातक कीटनाशक इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको खाने से किसानों के परिवार और जिनको डालने से किसानों की किडनी खराब हो रही। ये मैं नहीं कह रहा, किसानों नहीं, हमारी आपकी किडनी खराब हो जाएगी। राघवेंद्र जी, किसानों की तो हो ही रही, वो लोग तो संघर्ष में ही हैं। तमाम बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी। आपने ये कहा कि भाई हम इतने, अभी जो बात कर रहे थे 1000 बायो रिसर्च सेंटर खोलेंगे। आप ये बात दुर्गेन जी दिखा लीजिएगा कि बायो के नाम पर जितनी बिकने वाली उर्वरक और खादें हैं, भानु जी ये मामला उठाए कई बार। और भानु जी इस देश में महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है
भाजपा प्रवक्ता, अगर ये ठीक है उनकी उम्र भी 75 साल करीब मैं समझता हूं ठाकुर भानु प्रताप सिंह की हो रही होगी, लेकिन वो एक अच्छे किसान है और किसानों के साथ साथ उनकी वेदना ये रहती है, मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था, उनकी वेदना ये रहती है कि जब देश में जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, तब 3 किसान बिल पर भाजपा के पक्ष में अगर पूरे देश में कोई बोला तो वो भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी थे। राकेश टिकैत ने आंदोलन वापस नहीं लिया और भानु प्रताप सिंह जी को तमाम धमकियां मिली, तमाम इन्होंने वो किया। इसके बाद भाजपा को पूरा लाभ देते हुए और इन्होंने जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही हट गए और जिस तरीके से आपने देखा कि भाई पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे समीकरण था वो बदल गया। देखिए ये सत्ता है और सत्ता में जो भी व्यक्ति रहे, अहंकार और घमंड सत्ता में नहीं होना चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है और भागदाता है और खासतौर से दुर्गेन्द्र जी किसान के लिए जो उनको मिलने वाले उन्नतशील बीज है, उनको मिलने वाली फर्टिलाइजर है, उनका जब आप बनाते हैं स्टेटमेंट कि भाई फलाने जनपद में इतनी यूरिया, तो किल्लत क्यों हो जाती है भाई? आपके पास इसको है, क्रिप्टो है, तमाम जो है आप देख लीजिए, तमाम सोसाइटी बंद पड़ी हुई है। तो ये जीवंत करने की बात थी। राघवेंद्र जी, एक तरफ ये प्राकृतिक खेती की बात होती, दूसरी तरफ जब किसान यूरिया लेने जाता है कुछ तो उसको एक नैनो यूरिया पकड़ा दी जाती है। मैं समझ में नहीं आ रहा ये कंफ्यूजन क्यों है? इसके बाद अगर किसानों ने कहा है जब उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, दुर्गेंद्र ये निश्चित तौर पर है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी अन्नदाता है। ठीक है, अन्नदाता का अगर कर्ज माफ हो। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आता हूं, जरा भानु प्रताप सिंह को ले लूंगा, कुछ कहना चाह रहे ठाकुर भानु प्रताप सिंह, बोलिए। ऐसा है, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं जो कह रहे थे कि भानु प्रताप सिंह ये कह रहे हैं, भानु प्रताप सिंह वो कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 14 में समर्थन दिया था भाजपा को, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, मैं देश के किसानों के सभी कर्जे माफ कर दूंगा, किसान आयोग का गठन कर दूंगा, विदेशों से काला धन लाऊंगा, आमदनी दोगुनी कर दूंगा। अब ये बताइए कि कौन सा काम कर दिया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, नोटबंदी में आलू के किसान मरे। मेरे 35 साल के लड़के ओम प्रताप सिंह ने नोटबंदी के कारण, कर्ज में घिरने के कारण 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी। क्या प्रधानमंत्री ने मुझसे मिलने के लिए समय दिया? राजीव गांधी से मिला था 85 में, तब से सब प्रधानमंत्रियों से मिला, लेकिन ये ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुझे 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया। ये समय देते हैं उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, मुकेश अंबानी को, उनकी शादी में जाते हैं, लेकिन देश के किसान जो 85 सन से प्रधानमंत्री से मिला हो और प्रधानमंत्री ने एकदम से कहा हो कि एटा जिले में सभी गांवों में सड़क, बिजली, पानी होना चाहिए, वो थे राजीव गांधी। और इन प्रधानमंत्रियों ने एक समय नहीं दिया, 1 मिनट का, और ये कह रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी अब ये कर रहा है, अब वो कर रहा है। अरे तुम्हारा लड़का मर जाए तो तुम भी ऐसे ही करोगे। मेरा 35 साल का लड़का नोटबंदी ने मारा। मैं पूछ रहा चाहता हूं, 1000 का नोट, हम सब आपके इस ग्रुप के साथ हैं। वास्तव में एक बहुत भयानक दुर्घटना आपके साथ हुई थी निश्चित तौर पर। देखिए, 1 मिनट मैं टोकना चाहूंगा, सुनिए भानु जी, बात सुन लीजिए आप। भानु जी बात सुनिए पहले। मैं मौका दूंगा आपको, आशीष मैं मौका दूंगा, क्योंकि मलिक साहब को मैं लेना चाहता हूं। आप इनको पहले यहाँ पर रोकिए। देखिए भानु जी, मुझे नहीं इस बात की जानकारी थी कि आपके साथ में ऐसी दुर्घटना हुई, ठीक है, लेकिन आप उस दुर्घटना को लेकर आप व्यक्तिगत तौर से मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, ठीक है ना। मुझे नहीं इस बात का ज्ञान। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए भानु जी, अरे सुनिए भानु जी, मेरी बात सुनिए आप पहले। नहीं, ऐसे आप बात नहीं कर सकते हैं भानु जी शांत रहिए कृपया। बोलिए आशीष, बोलिए जल्दी से। बातें कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा तो लज्जा आनी चाहिए। नहीं, थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। आप इतना बड़ा इसमें बह गए। नहीं, आप ऐसे कहेंगे नहीं, आप लज्जा किस बात की आनी चाहिए? वो 75 साल के व्यक्ति को किस बात को लेकर आशीष लज्जा दिलवा रहे हैं आप? आशीष जरा बता दीजिए किस बात पे लज्जा आनी चाहिए। जरा आशीष का साउंड अप किया जाए। भानु जी का साउंड बंद किया जाए। आपका लड़का मर जाए, आपकी लड़की मर जाए, किस बात को लेकर वो कह रहे हैं, किस बात को लेकर लज्जा आनी चाहिए? आपकी माता जी मर जाए,
नहीं, आप आपका लोगों लड़का का मर जाए, प्रॉब्लम आपकी यही लड़की है। मर जाए, अरे नहीं, भैया, आपकी अमूमन बीवी ये मर कहावत है जाए, कि भाई आपके साथ चाचा अगर मर ऐसा जाए, होगा जीवन में तो आपको कष्ट नहीं होगा। बात होती अगर है। उन्होंने भैया, ठीक है, वो तारीफ तारीफ कर में रहे कोई हैं, बात आप को कहते कह रहे पत्रकार हैं, है भाई। मोहन तो भागवत आप जी से उनको पूछिए, क्यों मोहन शर्माएगी भागवत भाई? जी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष मैं रोक रहा हूँ, मलिक साहब के पास जाऊंगा। मलिक साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भी मर जाए, ठीक है, बानू जी पिताजी मर जाए, बानू जी कृपया शब्दों को बहुत संभाल के। बानू जी बिठा लेते बानू हैं। जी ठीक है। मलिक साहब बोलिए, मलिक साहब, केपी मलिक जी अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं और ये बीच में रोक के अपना भाषण शुरू कर रहे हैं। आशीष नहीं, भाषण नहीं है। आशीष जी, आपके साथ हो जाती है। नहीं, कह रहे आपका लड़का, ये कौन सा उदाहरण है भाई? नहीं, ये कौन सा उदाहरण है? मैं क्योंकि उनके साथ हुआ है। आशीष जी हो गया, ठीक है। आशीष हो गया। वो जर्नल, वो किसी को व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं। बानू जी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं। नहीं, तो क्या मैंने बोल दिया? व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बात वो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ये हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आप उसको व्यक्तिगत ना लें। ठीक है, मलिक साहब बोलिए। प्रवक्ता बन गया है। नहीं, आशीष तो नहीं बोल रहे हैं, आप कितने बड़े पत्रकार हैं मुझे पता है। प्रवक्ता को नहीं, अब ये आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं आशीष, ये आपत्तिजनक बात है। किसी केपी मलिक को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो कितने बड़े पत्रकार हैं, ये ज्ञान मत दीजिए केपी मलिक को। ठीक है, गलत बात। नो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसी पत्रकार को आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आप कितने बड़े पत्रकार हैं, मलिक साहब ने ये नहीं कहा कि आप कितने बड़े नेता हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बोलिए केपी मलिक, बोलिए लैंग्वेज भूल गए केपी मलिक, बोलिए। नहीं, जानता है ये लैंग्वेज है आपकी। आपको ये आवाज बंद करिए केपी मलिक, बाकी डाउन करिए सबको। केपी मलिक, नहीं, आपकी बहुत अच्छी लैंग्वेज सुन रहा हूं मैं तब से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने डाउन करिए आवाज भाई, डाउन करिए, बाकी केपी मलिक को बोलने दीजिए। डाउन करिए, बाकी सभी की आवाज डाउन करिए। आपने मुझे सुना, आपने हाँ, मैंने सुना। क्या बात रखी? हाँ, मैंने सुना आपको बात रखी, क्या सुना? हाँ, मैंने सुना फिर? और मैंने सुनने के बाद बंद करिए आवाज, केपी मलिक को बोलने दीजिए। क्या करें वो? मेरे बारे में बोली मैंने, अगर ऐसे काम बोली, आप सबसे बड़े बैठे हैं क्या, जो आप यहाँ पर गलत बात को प्रमोट कर रहे हैं? आप ये बोलिए कि मैं भरा बैठा हूँ। कौन सी गलत बात बोली है उन्होंने भाई? कौन सी गलत बात बोली है? आप ये बताइए। मैंने ऐसे कहा कि ये ऐसे कर रहे थे, तो इसमें लड़का मर जाए, लड़की मर जाए, ये कौन सी बात होती है? और आप, उन्होंने ये कहा कि उनके लड़का इस तरह से मरा, अगर ये घटना किसी के साथ भी हो जाए उसके दिल पर क्या बीतेगी? मिस्टर आशीष, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मलिक सर, आप मुझे एक बात बता दो खाली। गलत बात है, गलत बात है। ये मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। ये व्यक्तिगत रूप से कोई चर्चा नहीं हो रही, किसी के घर पे चर्चा नहीं हो रही है। ये मुद्दों की बात हो रही है, और मुद्दों से अगर भागना चाहते हैं तो भागे, मुझे इसकी कोई वो नहीं है। केपी मलिक, एक अंतिम टिप्पणी केपी मलिक, ये डिबेट ही डेरेल हो गई। आप मुद्दों पर घेर लीजिए बंद मुझको। करिए। आपको किसान बिल नहीं पसंद? ठीक है। ये कोई, उन्होंने एक जर्नल बात कही कि अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो उसको दिक्कत होगी, आप इसको व्यक्तिगत मत लें। दुर्गेन जी, नहीं सर, कैसे ना व्यक्तिगत दूं, आप ये बताइए। दुर्गेन जी, अगर हम ये इस तरह से नहीं आएंगे आपकी डिबेट पे, अगर ये रहेगा मामला, आप एक एक व्यक्ति से बात करिए। तो ऐसे सुनिए, ऐसे डिबेट की धमकी मत दीजिए। आप सुनिए मलिक सर, डिबेट की धमकी, आप गलत चीज, तुम्हारा गलत चीज, तो तुम्हारा गलत बात है, गलत बात। नो, बिल्कुल गलत बात है। माफी के साथ में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से डिबेट होती है। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद केपी मलिक साहब, दयाशंकर सिंह, रुस्तम अली, शिवनारायण सिंह और ठाकुर भानु प्रताप, राघवेंद्र सिंह राजू, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वास्तव में दिक्कत यही है कि मान अपमान व्यक्तिगत बहुत बड़ा हो जाता है लोगों का, और कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जर्नल बात भी अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसमें भी दिक्कत हो जाती कि भाई ये तो मुझे कह दिया, और इसी को मुद्दा बना करके मेरा अपमान, मुझे गाली दी, मेरा अपमान, ये आजकल देश में चलन हो गया है। मुद्दों से लोग भटक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।